नमस्कार साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती में 8, 9 और 10 सितंबर को लगातार सुनवाई होने की स्थिति में सबसे बड़े सवाल क्या हैं? 8, 9, 10 सितंबर की लगातार सुनवाई का महत्व, नई मेरिट लिस्ट कैसे बन सकती है, एमआरसी का पूरा प्रभाव, एससी ओबीसी माइग्रेशन का नई मेरिट पर असर, आरक्षण और कैटेगरी वाइज एडजस्टमेंट और बीटीसी डीईएलएड अभ्यर्थियों की मांग, बीएड अभ्यर्थियों की क्या स्थिति है, 9500 पदों के संभावित गणित की वास्तविकता, पुराने चयनित शिक्षकों की नौकरी का सवाल, नए अभ्यर्थियों को कैसे मिल सकता है अवसर, आर्टिकल 142 से संभावित समाधान और सुप्रीम कोर्ट के सामने संभावित विकल्प, सारी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो साथियों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। 8, 9 और 10 सितंबर में कोर्ट के सामने अब केवल यह प्रश्न नहीं है कि पुरानी सूची सही थी या गलत। असली चुनौती यह है कि यदि चयन प्रक्रिया में त्रुटि मानी जाती है और नई मेरिट बनती है तो उसके परिणाम को जमीन पर कैसे लागू किया जाए, क्योंकि एक तरफ वे शिक्षक हैं जो वर्षों से विद्यालय में कार्यरत हैं और दूसरी तरफ वे अभ्यर्थी हैं जो मेरिट के आधार पर चयन के हकदार होने का दावा कर रहे हैं। इसलिए संभावित समाधान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यही है कि न्याय ऐसा हो जिसमें एक वर्ग को न्याय देने के लिए दूसरे वर्ग को पूरी तरह बर्बाद न करना पड़े। यही कारण है कि सरकार द्वारा कानूनी तौर पर पुराने कार्यरत शिक्षकों को सुरक्षित रखते हुए नए पात्र अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त या उपलब्ध पदों के माध्यम से रास्ता बनाने का प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन अंतिम निर्णय क्या होगा यह माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। इसमें अगला बड़ा सवाल, नई मेरिट लिस्ट कैसे बन सकती है? नई मेरिट का मतलब केवल पुराने अंकों को उठाकर नई सूची बनाना नहीं है। नई सूची में यह देखना पड़ेगा कि किस अभ्यर्थी की वास्तविक मेरिट क्या है, किस अभ्यर्थी को किस श्रेणी में गिना जाएगा, किस आरक्षित अभ्यर्थियों को उसकी मेरिट के आधार पर सामान्य या ओपन कैटेगरी में जाना चाहिए, किसे आरक्षित सीट का लाभ मिलेगा और यदि किसी अभ्यर्थी के बाहर जाने से नीचे के अभ्यर्थियों को अवसर मिलता है तो पूरी श्रृंखला किस प्रकार बदलेगी। यानी नई मेरिट में एक व्यक्ति की स्थिति बदलने से उसके नीचे के कई अभ्यर्थियों की स्थिति भी बदलती है। इसलिए एमआरसी, माइग्रेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन और कैटेगरी वाइज एडजस्टमेंट करने को समझे बिना 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट को समझना संभव नहीं है। एससी और ओबीसी अभ्यर्थियों का माइग्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है? मान लीजिए किसी एससी या ओबीसी अभ्यर्थी के अंक इतने अधिक हैं कि वह सामान्य वर्ग की मेरिट में अपनी योग्यता से स्थान प्राप्त कर सकता है। तब सवाल उठता है कि उसे ओपन जनरल मेरिट में गिना जाएगा या उसकी मूल आरक्षित सीट में गिना जाएगा। यही माइग्रेशन का महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन यहाँ केवल इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि आरक्षित अभ्यर्थी सामान्य सीट ले जाएगा। असली सवाल यह है कि भर्ती के नियम, लागू आरक्षण व्यवस्था और उस समय अभ्यर्थी ने किस प्रकार की छूट ली थी और इन सब का कानूनी प्रभाव क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने 2026 में एक अन्य मामले में यह सिद्धांत दोहराया कि केवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में मिली छूट अपने आप में अंतिम मेरिट में समान स्तर का प्रतिस्पर्धा करने से रोकने वाली बात नहीं है। यदि अंतिम चयन में कोई अलग रियायत नहीं दी गई हो। इसलिए सितंबर की सुनवाई में एससी, ओबीसी, माइग्रेशन का गणित नई मेरिट के सबसे संवेदनशील हिस्सों में से एक हो सकता है। अगला बड़ा सवाल, बीटीसी और डीईएलएड की मांग कितनी मजबूत है?
बीटीसी और डीईएलएड अभ्यर्थियों का मूल तर्क यह है कि प्राथमिक शिक्षा के पदों के लिए उनकी प्रशिक्षण योग्यता को देखते हुए उन्हें उचित अवसर मिलना चाहिए और बीएड से संबंधित कानूनी स्थिति के बाद चयन में इसका प्रभाव दिखाई देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीएड अभ्यर्थियों के अधिकार, पुराने चयन, उस समय लागू पात्रता और बाद में आए न्यायिक निर्णयों का प्रभाव भी सामने आता है। इसलिए सितंबर में कोर्ट के सामने केवल बीएड सही या बीटीसी सही जैसा सरल सवाल नहीं होगा। असल प्रश्न यह होगा, किस तारीख को कौन पात्र था, भर्ती के समय कौन से नियम लागू थे, बाद के न्यायिक निर्णय का पुराने चयन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और नई मेरिट बनाते समय पात्रता को किस चरण पर लागू किया जाएगा। इसलिए बीटीसी और डीईएलएड की मांग महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन उसका अंतिम प्रभाव पूरे केस के कानूनी ढांचे पर निर्भर करेगा। अगला बड़ा सवाल, क्या आर्टिकल 142 से स्थायी समाधान संभव है? आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों में पूर्ण न्याय करने के लिए व्यापक शक्ति देता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हर समस्या में कोर्ट मनचाहा नया नियम बना देगा। 69,000 मामले में आर्टिकल 142 की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मामला असाधारण रूप से जटिल है। अगर केवल पुरानी सूची रद्द करके नई मेरिट बनाई जाती है तो वर्षों से कार्यरत शिक्षकों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर पुराने शिक्षकों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाता है तो नई मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों के साथ न्याय का प्रश्न भी खड़ा होगा। इसलिए संभावित समाधान में कोर्ट के सामने एक ऐसा संतुलन बनाने की चुनौती है जिसमें पुराने कार्यरत शिक्षकों की सुरक्षा हो जाए और नई मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों का अधिकार भी उन्हें मिल जाए, आरक्षण व्यवस्था का पालन हो जाए, एमआरसी और माइग्रेशन का भी सिद्धांत लागू हो जाए, बीएड और बीटीसी का विवाद भी समाप्त हो जाए और उपलब्ध पदों का प्रश्न इन सभी को एक साथ देखा जाए। तो उपलब्ध पदों के प्रश्न भी यहाँ पर समाप्त हो जाएं, तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। यही वह जगह है जहाँ से आर्टिकल 142 की चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है और आर्टिकल 142 के अनुसार उपरोक्त मैंने जो पहले सारी चीजें बताई हैं उनका भी समाधान हो सकता है। अब कोर्ट के सामने संभावित विकल्प क्या हो सकते हैं? पहला विकल्प, नई मेरिट को लागू किया जाए और उसके अनुसार वास्तविक समायोजन किया जाए, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा विकल्प, पुराने कार्यरत शिक्षकों को सुरक्षा देते हुए नई मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को उपलब्ध या अतिरिक्त पदों के माध्यम से अवसर दिया जाए, यह दूसरा विकल्प हमारा हो सकता है। तीसरा विकल्प, कुछ विशेष श्रेणियों के लिए अलग से समायोजन का रास्ता निकाला जाए, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का तीसरा विकल्प हो सकता है। चौथा विकल्प, कोर्ट सरकार से विस्तृत कैटेगरी वाइज गणित मांगकर उसके आधार पर अंतिम व्यवस्था तय करे और अंतिम विकल्प यह हो सकता है कि सबसे असाधारण विकल्प है, यदि कोर्ट को लगे कि सामान्य कानूनी उपाय से दोनों पक्षों के साथ पूर्ण न्याय संभव नहीं है तो संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करके विशेष समाधान तैयार किया जा सकता है। इसके बाद अगला सवाल है, क्या किसी की नौकरी जाएगी? यही सवाल हजारों पुराने शिक्षकों के मन में है। सरकार की ओर से जो रुख सामने आया है उसमें पुराने कार्यरत शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रखने और नई मेरिट के आधार पर हकदार अभ्यर्थियों को अवसर देने की बात कही गई है, लेकिन अंतिम सुरक्षा तभी मानी जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में उस व्यवस्था को स्वीकार या निर्देशित करे। 8, 9 और 10 सितंबर की सुनवाई को हमें केवल फैसला आएगा या नहीं आएगा के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। असल लड़ाई अब समाधान के मॉडल की है। नई मेरिट कैसे बनेगी, एमआरसी कैसे लागू होगा, एससी और ओबीसी माइग्रेशन का प्रभाव क्या होगा, बीटीसी और डीईएलएड और बीएड की स्थिति क्या होगी, पुराने शिक्षकों को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा।
नई मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को किस प्रकार का अवसर इसमें मिलेगा। 9,500 या अन्य संभावित इससे अधिक पदों का वास्तविक गणित क्या होगा, और क्या आर्टिकल 142 के माध्यम से ऐसा असाधारण समाधान निकलेगा जो पुराने या इस विवाद को अंतिम रूप से समाप्त कर सके। यही वे सवाल हैं जिनका जवाब सितंबर की सुनवाई में तलाशना सबसे महत्वपूर्ण। मैं आप सभी से एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला केवल नौकरी का मामला नहीं है। यह हजारों पुराने शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा, हजारों नए अभ्यर्थियों के भविष्य, आरक्षण के सही क्रियान्वयन और न्यायिक समाधान, इन सब का मिला जुला मामला है। इसलिए 8, 9 और 10 सितंबर की सुनवाई में जो भी बात सामने आएगी उसे भावनाओं से नहीं बल्कि मेरिट, आरक्षण, माइग्रेशन, पात्रता और कानूनी प्रभाव, इन 5 आधारों पर समझना होगा। फैसला जो भी हो, असली सवाल यही रहेगा, क्या ऐसा समाधान निकलेगा जिसमें अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हो और नए अभ्यर्थियों का हक उन्हें न्याय के साथ मिल सके। तो साथियों, जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारे किसी साथी भाई बहन की कोई समस्या है तो अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखें। प्रयास किया जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से हम इसी तरह से करें। तो मिलते हैं नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।